हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आयोग पेपर से, जो हम लोग डेली पेपर को डिस्कशन करते हैं, उस पेपर से किस प्रकार आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से इन्हीं विषयों पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। निवेश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। कितने को वैकल्पिक निवेश निधि यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में माना जाता है। तो ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये न्यूज पेपर का स्क्रीनशॉट है। इस न्यूज पेपर में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में चर्चा किया गया है और यहीं से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। और इसका जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसका बॉन्ड और स्टॉक्स आंसर होंगे और इसका केवल आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। दूसरा आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं कि पेपर से किस प्रकार न्यूज बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय का स्रोत है। अब जैसा कि हम लोग विभिन्न वीडियो के माध्यम से चर्चा किए हैं कि आरबीआई जो है यह सरकार का बैंकर होता है। जब सरकार के बैंकर की बात करते हैं तो यह सरकार के यानी कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए बैंकर का काम करता है। यहाँ पे मुख्यतः कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक की आय का स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय, दूसरा है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, तीसरा है पेंशन निधि प्रबंधन, चौथा है निजी कंपनियों को ऋण देना और पांचवा है करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जो दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे किस प्रकार हम लोग इजीली में ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि द आरबीआई कैन अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम सम ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि आरबीआई विभिन्न प्रकार के फंक्शन से आय अर्जित करता है, आय अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ इशू करेंसी, यानी कि जो आरबीआई का एक महत्वपूर्ण फंक्शन जो होता है कि नोट निर्गमन करना, करेंसी इशू करना, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक उसको आय का सोर्स है कि करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। तो जैसा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए पेपर में ये बातें लिखी गई है। For the RBI to earn something called signorage is basically the difference between the face value of the currency and the cost of its produced the currency। अब यहाँ पे जो हम लोग 100 का नोट लेते हैं और फिर या 500 का जो नोट लेते हैं, देखते हैं हम लोग, तो इस 500 नोट को जो छापने में कॉस्टिंग आती है और जो 500 नोट का जो फेस वैल्यू है, यानी कि 500 का नोट जो हम लोग लिए हुए उसका जो फेस वैल्यू है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट और जो फेस वैल्यू के बीच जो गैप होता है वह आरबीआई का कमाई का सोर्स होता है। तो यहाँ करेंसी नोटों का मुद्रण करने से भी, छपाई करने से भी और उसका वितरण करने से भी आरबीआई को क्या हो रहा है, कमाई हो रहा है। दूसरा फिर हम लोग पा रहे हैं कि व्हेन द आरबीआई इशू करेंसी सेज 500 नोट द कमर्शियल बैंक हैव टू बाई दिज नोट्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट द फेस वैल्यू, यानी कि आरबीआई जो 500 का नोट छापता है वह जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उसको फेस वैल्यू पे खरीदता है, लेकिन आरबीआई को छापने में कॉस्टिंग क्या होती है, वो 500 उसका कॉस्टिंग नहीं होता है। तो इसी का जो अंतर होता है बेसिकली यह आरबीआई का कमाई का हिस्सा होता है। दूसरा फिर देख पा रहे हैं कि द दिस काउंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स टू आरबीआई रेवेन्यू, देन द सेंट्रल बैंक ऑल्सो लेंड्स मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स।
इसका कमाई का अन्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार को कर देती है, राज्यों को कर देती है और कमर्शियल बैंकों को जो कर देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेपो रेट के बारे में सुने होंगे, बैंक रेट के बारे में सुने होंगे, ठीक है, एमएसएफ के बारे में सुने होंगे। तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को इन्हीं दरों पर, रेपो रेट पर, बैंक रेट पर, एमएसएफ पर कमर्शियल बैंक को क्या देती है? कर देती है। तो इससे भी आरबीआई का कमाई का सोर्स होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं थर्ड, द आरबीआई makes investments in other countries bonds as well, not only earning interest on these but also potentially benefiting from currency exchange and rate fluctuations। यानी कि यह कहा जा रहा है कि इसका कमाई का अन्य सोर्स क्या है? तो बॉन्ड में निवेश करना। फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है? विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा जाए कि भारतीय आय का स्रोत क्या है? तो एक हम लोग के पास विकल्प है कि हम इसका भारतीय आय का क्या क्या सोर्स है वो हम लोग पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखें। और इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा हमारे पास विकल्प है कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की आय का स्रोत है। तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि आरबीआई निजी कंपनी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। आरबीआई निजी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है, निजी कंपनी को ऋण नहीं देती है। तो अगर इसी को आधार बना के चले तो जहाँ जहाँ 4 ऑप्शन है वह अपने आप क्या हो जाएगा? वो 4 ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब हमारे पास संभावना क्या बचेगा? 1 और 4 का ऑप्शन की संभावना आती है। या तो 1 और 2 होगी या तो 1, 2, 5 होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि करेंसी नोटों का निर्गमन भी यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है, सरकारी बॉन्ड की भी बात यहाँ पे की गई है और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी यहाँ पे बातें की गई है। तो हम लोग के पास आंसर क्या बनता है? आंसर बनेगा डी। ठीक है, इसी पर अगर अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार के संदर्भ में निर्भीत सूचना पर विचार करिए। अब यहाँ पे जो आप लोग के पास क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक तरफ संगठन का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ इस संगठन का फंक्शन दिया गया है और तीसरे तरफ यह संगठन किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है सो दिया गया है। तो जैसा कि ईडी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ईडी जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जा रहा है। तो हम लोग सामान्यतः न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि ईडी यानी कि काला धन को, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी या किसी व्यक्ति के पास आय हम लोग देखते हैं कि गलत तरीके से अर्जित आय है तो उसको रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का हम लोग संगठन की बात करते हैं। और यह मुख्यतः काम करता किसके अंतर्गत है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस के अंतर्गत काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गृह मंत्रालय क्या हुआ? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब यहीं पे राजस्व सूचना निर्देशालय है, तो इसका फंक्शन क्या है? तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है। यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करता है। तीसरा हम लोग फिर देख रहे हैं कि प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन की बात करते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत काम करता है? राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जब हम वित्त मंत्रालय की बात करते हैं, वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और एक और हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसको दीपम बोलते हैं। दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, जिसको हम 2008 के पहले
क्या बोलते थे 2008 के पहले? विनिवेश विभाग बोलते थे, और इस विनिवेश विभाग को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये 6 प्रकार के विभाग काम करते हैं। इसी में हम लोग जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है बजट तैयार करना और इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना। यहीं पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट है, इसका फंक्शन होता है कि जो भी भारत सरकार के उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधि को ये क्या करता है? संचालित करता है। यानी कि बस एक उदाहरण के रूप में ये कहे कि जैसे इंडियन एयरलाइंस को भारत सरकार ने निजीकरण किया, तो भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को जो निजीकरण किया, तो इस सारे निजीकरण की प्रक्रिया कौन तैयार किया है? दीपम तैयार किया है। ये दीपम का फंक्शन यही होता है कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई जाए, या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यही दीपम जो ही होता है एक रोड मैप तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि इसका देखें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये सही है और ये सही है, और इसमें क्या आंसर होगा? आंसर इसका बी होगा, केवल 2 सही है। ठीक है, अगले फिर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है। ये मुख्यतः ये जो बातें कही जा रही है, यह मुख्यतः सेबी, यह जो सूचीबद्ध कंपनियां होती है, यह सेबी उन कंपनियों को निर्देशित करता है कि आप व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट को प्रकाशित करें। यह आरबीआई का फंक्शन नहीं है। दूसरा है कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। जो वित्तीय स्वरूप के होगा उसको कौन करेगा? आरबीआई। और ये कौन कैसा है? गैर वित्तीय स्वरूप के है, इसलिए कौन करेगा? सेबी। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर अगला हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गी यानी कि अलाइड कृषि क्रियाकलापों से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। यह छूट जो प्राप्त है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? छूट नहीं प्राप्त है, यानी कि छूट प्राप्त। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी हम लोग एक्टिविटियाँ करते हैं, उस एक्टिविटी से जो भी आय अर्जित होता है, वह अर्जित आय कर छूट है, यानी कि उस पर कर से छूट प्रदान किया गया है, जो कि ये बातें सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हम लोग देखते हैं कि कृषि से जो आय होता है, उस आय पे कर लगाने का अधिकार किसको दे दिया? हम लोग राज्यों को दे दिए हैं, और राज्य कृषि पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं लगाता है। दूसरा फिर स्टेटमेंट है कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। तो ये बातें सही है कि ग्रामीण कृषि जो भूमि है उसको पूंजीगत परिसंपत्ति के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और पूंजीगत संपत्ति कहेंगे किसको, या पूंजीगत वस्तु कहेंगे किसको? जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करता है, उसी को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ये सही है, और पहला क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हो गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत अभी 14 देशों का एक संगठन है, और उस संगठन में भारत भी शामिल
हो चुका है। और इसका मुख्य काम क्या है कि खनिज जो सुरक्षा है, मिनरल सुरक्षा है, उस सुरक्षा को बनाए रखना है, यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, उसका सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा कहा गया कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है, यानी कि 30 प्रकार के जो खनिज पदार्थ है, उस खनिज पदार्थ के मामले में हम लोग पास क्या है, साधन संपन्न है, यानी कि हम लोग के पास पर्याप्त भंडार है। इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कुछ हम लोग के पास कहीं भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इस मामले में साधन संपन्न हैं। तीसरा कहा कि संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और या संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये 23 में ये बिल लाया गया था और ये 23 में बिल पास हो गया है कि और ज़्यादा सरकार को जो अनन्य क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में जो खनिज संसाधन है, उस खनिज संसाधन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको पहले की अपेक्षा क्या किया गया है, सशक्त किया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर अगला हम लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और पहला है कि जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफल का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारक की तुलना में बॉन्ड धारक को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। यह पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है यह शेयर बाजार से, यानी कि कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, इस कंपनी को फंड चाहिए। क्यों फंड चाहिए, तो ये कंपनी की इच्छा है कि हम एक और कंपनी किसी अन्य देशों में लगाएं, या हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, किसी कंपनी के ही उदाहरण लेकर के इसको हम लोग देखते हैं। मान ली एनटीपीसी कंपनी है, इस एनटीपीसी कंपनी को फंड की आवश्यकता है। क्यों फंड इसको चाहिए, तो यह एनटीपीसी ने यह तय किया है कि हम एक और ताप विद्युत घर हम कहीं पे लगाएंगे। और जैसा कि मैं मान के चलता हूं कि पटना में, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, और जैसा कि बिहार में मुजफ्फरपुर में कांटी में एक एनटीपीसी का थर्मल स्टेशन है, बाढ़ में एक थर्मल स्टेशन है, एक कहलगांव में थर्मल स्टेशन है, फिर एक औरंगाबाद नवीनगर में थर्मल स्टेशन है। और ऐसा मान के चलता हूं कि एनटीपीसी ने ऐसा तय किया कि हम पटना में और बिहटा में एक थर्मल स्टेशन लगाएंगे। तो थर्मल स्टेशन लगाने के लिए एनटीपीसी को क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो इसके पास दो विकल्प है फंड रेज करने का। इसको फंड रेज करने का इसके पास दो विकल्प है। एक विकल्प है कि यह संपत्ति बेचकर फंड रेज करे, दूसरा विकल्प है देयता में वृद्धि कर ये फंड रेज कर सकता है। तो जब संपत्ति बेच करके फंड रेज करेगा तो इससे इसकी संपत्ति में क्या होगी, कमी होगी। और जब देयता में वृद्धि करेगा तो यानी कि क्या करेगा, बोरोइंग का सहारा लेगा, यानी कि कर्ज लेगा। तो ये जो बॉन्ड धारक जो कहा गया है, ये बॉन्ड धारक कौन है, यह कर्ज देने वाला है। यानी कि हम इस कंपनी का, इस एनटीपीसी कंपनी का बॉन्ड खरीदे, तो जब हम बॉन्ड खरीदे तो बॉन्ड है क्या, तो यह ऋण पत्र है, यह ऋण पत्र है। बॉन्ड है क्या, तो यह एक ऋण इंस्ट्रूमेंट्स है। एक कंपनी को फंड चाहिए, तो कंपनी को फंड रेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र जारी करती है, बॉन्ड पेपर जारी करती है। और बॉन्ड पेपर हम क्या किए, हम खरीदे। तो बॉन्ड पेपर जब हम खरीद रहे हैं तो हम जिस कंपनी का बॉन्ड पेपर खरीदे उस कंपनी को क्या दिए, हम कर्जा दिए। तो एक जो बॉन्ड धारक के रूप में तो हम इसका बॉन्ड खरीदे, यानी कि हम इसको क्या दिए, कर्जा दिए। तो यह कंपनी एक निश्चित समय के बाद हमसे बॉन्ड क्या करेगी, वापस खरीद लेगी, और इसके बदले में हमको क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी।
दूसरा इसके पास एक विकल्प है कि यह संपत्ति में क्या करे, कमी लावे। तो अपने यह एनटीपीसी अपने संपत्ति में कमी लाने के लिए क्या करेगी, अपना कुछ मालिकाना हक को बेचेगी। मालिकाना हक क्या करेगी, बेचेगी, जिससे इससे एसेट्स में क्या होगा, कमी होगा। तो इसको फंड की प्राप्ति कैसे हो रही है, एक बॉन्ड पेपर के माध्यम से, और दूसरा अपने कंपनी में मालिकाना हक बेच करके। तो यही जो कंपनी में मालिकाना हक बेचा जा रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, स्टॉक धारक बोल रहे हैं। और जो ये बॉन्ड बेच रही है और बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, बॉन्ड धारक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारक की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। अब यहाँ हम जो बॉन्ड धारक हैं इस कंपनी का, तो हम बॉन्ड धारक हैं इस कंपनी का, तो इस कंपनी को लाभ होगा या हानि होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम इसको क्या दिए हैं, कर्जा दिए हैं। तो जब कर्जा दिए हैं तो इस कंपनी को लाभ हो या हानि हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमको यानी कि कोई मतलब नहीं है कि हमको जोखिम कम है। जबकि जो स्टॉक धारक है, यानी कि जो व्यक्ति इस एनटीपीसी में शेयर खरीदे हुए, तो जब शेयर खरीदे हुए यानी कि मालिकाना हक खरीदे हुए, तो जब इस कंपनी को लाभ होगा तो उसको लाभ मिलेगा, जब हानि होगा तो इसको हानि मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जोखिम क्या है, जोखिम बॉन्ड की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, यानी कि किसके अपेक्षा, स्टॉक धारक की अपेक्षा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कहा जाए कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। अभी हम लोग जैसा कि चर्चा किए कि हम इस कंपनी का बॉन्ड खरीदे हैं, यानी कि हम इस कंपनी को क्या दिए हैं, ऋण दिए हैं। तो ऋण देने वाले को क्या बोलेंगे, ऋणदाता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। हम इस कंपनी के क्या खरीदे हैं, शेयर खरीदे हैं। तो इस कंपनी के हम शेयर खरीदे हैं कि हम क्या है, शेयर धारक हैं। तो हम इस कंपनी के क्या है, मालिक है। जिस अनुपात में इस कंपनी का हम शेयर खरीदे हैं, उसी अनुपात में हमको मालिकाना हक की प्राप्ति हो रही है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जब कंपनी दिवालिया होती है या कंपनी प्रॉफिट में भी होता है, तो सबसे पहले कंपनी को बॉन्ड धारकों को भुगतान किया जाता है, इसके बाद स्टॉक धारकों को भुगतान किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। यानी कि कथन 1 में जो बातें कही गई है, इसी को व्याख्या कौन कर रहा है, कथन 2 और 3 कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प, यानी कि यहाँ इक्विटी विकल्प की जो बात की जा रही है, ये भी कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन पूछा गया है। संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहत अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अति वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर अभी भारत का जो शेयर बाजार है, इस शेयर बाजार में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप लोग अगर जो पेपर पढ़ते होंगे, तो इस बीच में अभी कुछ दिन पहले जब लगातार जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, तो शेयर बाजार में जो भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस बीच में लगातार हम लोग देख पा रहे थे कि भारत पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट का हब बन चुका है, बाजार बन चुका है। हम लोग 4th पोजीशन पे चले गए हैं। और हम लोग अभी जैसा कि अभी 2 दिन पहले नीति आयोग की जो बैठक हुई थी लगातार, तो उसमें भी हम लोग नीति आयोग के जो CEO हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत जापान को छोड़कर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत विश्व के चौथे बड़े देश
देशों में शामिल है, कि 4th स्थान प्राप्त कर लिया है। और जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ भी हम लोग 4th पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। दूसरा फिर स्टेटमेंट है कि हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है और यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, ये भी सही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। तीसरा स्टेटमेंट है छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिम की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामकीय निकाय नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नियामकीय निकाय तो सेबी है ही, सेबी है ही, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमिक कहेंगे किसको, जैसे हम लोग जो खनिज संसाधन है उस खनिज संसाधन को प्रोसेस करके, उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग उसको उपभोग योग्य बनाते हैं। अब मान लिया पानी का बोतल है या किसी भी प्रकार का हम लोग जो प्लास्टिक्स का कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग कोई भी वस्तु देख रहे हैं, अब मोबाइल ही देख रहे हैं, तो मोबाइल का जो निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले मोबाइल जो है प्लास्टिक का बना होगा या अन्य किसी प्रकार का मेटल का होगा। तो ये पहले क्या होगा, ज़मीन के अंदर किसी भी प्रकार के खनिज संपदा के रूप में होगा। हम लोग उस खनिज संपदा को प्रोसेस करके मोबाइल का निर्माण किए और उस मोबाइल को जब हम यूज कर लेंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, वेस्टेज के रूप में फेंकेंगे। तो उस वेस्टेज से फिर किसी भी प्रकार का अगर हम कोई वस्तु बना रहे हैं उसी को कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। तो आप कॉमन सोच वाली क्वेश्चन है कि जो मेरा प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो खनिज संसाधन है, उसको हम प्रोसेस करके हम अगर किसी प्रकार का वस्तु बनाते हैं तो उसको वस्तु बनाने में हमको गैसों का उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब उसी को हम फिर से प्रोसेस करके जब अपने उपभोग योग्य बनाएंगे तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। तो स्टेटमेंट ये क्या है, सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। अब सोचिए, एक बार हमने नेचुरल रिसोर्सेज से किसी ही प्रकार का वस्तु बनाया, उस वस्तु को फिर से रिसाइकिल करके हम कोई अन्य वस्तु बनाएंगे तो निश्चित है कि जब पुनः उस वस्तु को रिसाइकिल करेंगे, उस रॉ मटेरियल को रिसाइकिल करेंगे तो निश्चित है कि रॉ मटेरियल के रूप में, आगत के रूप में हम कच्चे माल का प्रयोग क्या करेंगे, पहले की अपेक्षा कम होगा, पहले की अपेक्षा कम होगा। तीसरा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को रोकती है। यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से किसी प्रकार के वस्तु का उत्पादन किए, उस वस्तु का उपभोग करने के बाद पुनः उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, तो जब हम रिसाइकिल करेंगे तो रिसाइकिल के दौरान मेरा अपव्यय क्या होगा, कम होगा। क्योंकि शुरुआत में जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को किसी भी रूप में उत्पादित कर रहे थे, अपने उपभोग योग्य बना रहे थे, तो वेस्टेज क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। जब उसको पुनः रिसाइकिल करेंगे तो वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। तो यह भी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों एक कथन एक की व्याख्या करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करती है। तो कम कैसे करती है, तो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरा कैसे करती है, तो अपव्यय को कम करा है, इसलिए इससे भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये राजकोषीय नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि राजकोषीय नीति से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट।
राजकोषीय नीति से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बजट के थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्योरी पार्ट को आधार बनाते हुए अर्थमेटिक्स कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थमेटिक्स से यानी कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि बजट के बारे में हम लोग जो सामान्य जानकारी रखते हैं कि बजट है क्या, बजट है क्या, तो हम लोग जैसा कि बजट के बारे में कहते हैं कि आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा संसद के पटल पर रखवाएगा। अब संसद के पटल पे जो रखवाएगा, किनके द्वारा रखा जाएगा, कब रखा जाएगा, इसके बारे में कोई संविधान में इसका प्रोविजंस नहीं है। केवल संविधान में ये कहा गया है कि आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा संसद के पटल पर रखवाएगा। अब संसद के पटल की जब बात करते हैं तो हम लोग संसद की पटल की बात करते हैं तो एक हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, दूसरा राज्यसभा की बात करते हैं। तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशंस नहीं है कि बजट इंट्रोड्यूस होगा कहाँ, लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, इसके बारे में कहीं कोई उपबंध नहीं है। तो चूंकि बजट जो होता है यह मनी बिल होता है, इसलिए मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब बजट की बात करते हैं तो बजट का हम लोग सामान्य अर्थों में हम लोग जानते हैं कि बजट है क्या, तो आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट क्या है, आय और व्यय का ब्यौरा है। तो जब हम किसके आय और व्यय का ब्यौरा है, तो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा है। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट 2 प्रकार का होता है, एक हम लोग का प्राइवेट बजट भी होता है और एक तरफ गवर्नमेंट बजट भी होता है। तो प्राइवेट बजट और गवर्नमेंट बजट की जब बात करते हैं तो इस दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है कि जब हम प्राइवेट बजट की बात करते हैं तो जितनी लंबी चादर होती है उतना लंबा ही पैर फैलाते हैं। यानी कि हम प्राइवेट बजट जब अपना बनाते हैं तो सबसे पहले हम इनकम को आधार बनाते हैं कि मेरा इनकम कितना है, उसी के हिसाब से हम अपना व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। जबकि वहीं पे गवर्नमेंट बजट की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट क्या करती है, पहले व्यय को आधार बनाती है, जबकि प्राइवेट बजट जो हम लोग बनाते हैं किसको आधार बनाते हैं, आय को आधार बनाते हैं। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट बजट होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना लंबा चादर होता है उतना लंबा ही पैर फैलाते हैं। जबकि गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो पहले हम पैर फैला देते हैं, इसके बाद चादर ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग का आय और व्यय का ब्यौरा जो होता है यही बजट कहलाता है। जब आय की बात करते हैं तो सरकार के आय का 2 स्रोत है, सरकार की आय का 2 सोर्स है। एक सरकार की आय का सोर्स है जो न तो संपत्ति में कमी हो और न ही देयता में वृद्धि हो। न तो संपत्ति में कमी हो, न तो संपत्ति में कमी हो और न ही देयता में वृद्धि हो। तो न संपत्ति में कमी लावे और न देयता में वृद्धि लावे, इससे जो प्राप्ति होती है इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कितने सोर्स हैं, तो एक है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। एक है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। दूसरा सरकार के आय का क्या सोर्स है, या तो देयता में वृद्धि हो या तो संपत्ति में कमी हो। तो जो देयता में वृद्धि लावे और जो संपत्ति में कमी लावे उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बजट की बात करते हैं तो बजट को 2 हिस्सों बांटते हैं। एक कहते हैं रेवेन्यू बजट, दूसरा कहते हैं कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को फिर 2 हिस्सों में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। फिर हम लोग कैपिटल बजट की जब बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो यहीं पे जो सीआर होता है इसी को क्या कहते हैं, या तो देयता में वृद्धि लावे या तो संपत्ति में कमी लावे। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि यही सीआर कहा जा रहा है। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है, या तो देयता में वृद्धि लाती है, देयता का सृजन करती है, या सरकार की परिसंपत्तियां में कमी लाती है, या तो संपत्ति में क्या लाती है, कमी लाती है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। दूसरा है कि उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है। अब सरकार के देयता में वृद्धि होगी, यानी कि सरकार क्या कर रही है, कर्जा ले रही है। सरकार क्या कर रही है, कर्जा ले रही है कि उधार ले रही है। तो उधार से जो प्राप्ति होगा किसका हिस्सा होगा, कैपिटल रिसिप्ट का प्राप्ति होगा। विनिवेश यानी कि सरकारी संपत्ति जो बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, विनिवेश। तो विनिवेश से क्या हो रही है, संपत्ति में कमी हो रही है। तो विनिवेश से जो पूंजीगत प्राप्ति हो रही है किसका हिस्सा हो जाएगा, सीआर का हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तीसरा कहा जा रहा है कि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करते हैं। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करती है, यानी कि सरकार किसी अन्य संस्था को कर्जा दिया है और उस कर्जा से जो इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है, इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है, इससे देयता का सृजन हो रहा है, यानी कि सरकार के लिए क्या हो रही है, देयता हो रही है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और इसका दो आंसर हो जाएगा, एक और दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है, बजट से संबंधित है कि मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। फिर हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे बजट के बारे में। बजट का दो पक्ष है, हम लोग कह रहे हैं, एक रेवेन्यू बजट है, दूसरा कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर हम लोग कैपिटल बजट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ कह रहा है कि राजस्व घाटा, कह रहा है कि राजस्व व्यय कितना है, 80,000 करोड़। राजस्व व्यय कितना है, 80,000 करोड़। राजस्व प्राप्ति कितना है, 60,000 करोड़। तो इस दोनों का जो अंतर होगा उसी को क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट्स कहते हैं। इसी रेवेन्यू डेफिसिट्स को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि राजस्व घाटा कितना है, तो 20,000 करोड़। तो 80,000 में से 60,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20,000। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है कि सरकार एक वित्तीय वर्ष में अपने व्यय को पूरा करने के लिए कितना बोरोइंग का सहारा करती है। यानी कि सरकार का आमदनी है मान लीजिए 100 रुपया और सरकार का शुद्ध रूप से प्राप्ति है 80 रुपया। तो जो 20 रुपया जो होगा वह 20 रुपया के भरपाई के लिए जो सरकार कर्जा लेगी उसी को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सरकारी बजट 10,000 करोड़ रुपया के उधार ग्रहण, तो यानी कि उधार कितना लिया जा रहा है, 10,000 करोड़। तो ये राजकोषीय घाटा कितना है, 10,000 करोड़। तीसरा कहा जा रहा है कि उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करता है। अब इसका क्या अर्थ है, तो एक हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं कि राजकोषीय घाटा इजकल टू प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो जैसा कि इस स्टेटमेंट पे आप लोग देख पा रहे हैं कि राजकोषीय घाटा कितना है, 10,000 करोड़ है।
प्राथमिक घाटा कितना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ब्याज भुगतान कितना है तो 6000 करोड़ है। तो प्राथमिक घाटा हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान कितना है, 6000 करोड़ है। तो अगर प्राथमिक घाटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10,000 में से 6000 को जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। तो यही हम लोग से कह रहा है कि प्राथमिक घाटा कितना है, 4000 करोड़ है। तो स्टेटमेंट ए भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं कि विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। अब ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है, ब्राजील के बारे में कहा जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सबसे ज़्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला भी देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला देश है आपका अभी वर्तमान में अमेरिका। सबसे ज़्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री, अब भरण सामग्री का अर्थ है रॉ मटेरियल, भरण सामग्री का अर्थ है रॉ मटेरियल, मक्का है। यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा मक्का से क्या करता है, एथेनॉल का उत्पादन करता है। इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान सामग्री क्या है, गन्ना है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो हम लोग से पूछा ये जा रहा है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में लिखित पर से कौन सा सही है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फैक्चुअल डाटा मान लेते हैं हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। और ये जैसा कि हम लोग पढ़ते होंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन है, अमेरिका है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मक्का से एथेनॉल बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग भारत की अगर बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, तो भारत में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनी कहाँ लगी है, बिहार में लगी है। और हम लोग जैसा कि बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जानते हैं कि भारत में जो एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, गन्ना से किया जा रहा है। और हम लोग दिन प्रतिदिन ये इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अब गन्ना के अलावा हम लोग जो धान का भूसी, आप लोग जानते होंगे धान का जो छिलका होता है, उससे भी एथेनॉल बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग मक्का से भी एथेनॉल बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए अगले फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है और इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से कितना प्राप्ति हो रही है, 10,000 करोड़ है। ये बस यहाँ पे यह जो 10,000 करोड़ का जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हम लोग को केवल दिग्भ्रमित करने के लिए कहा गया है। अगर हम केवल क्वेश्चन को आधार बना करके अगर आंसर देने का प्रयास करें तो हम लोग से मुख्य रूप से पूछा क्या जा रहा है कि प्राथमिक घाटा कितना है। अब इस प्राथमिक घाटा में भी सकल शब्द को जोड़ करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। सकल प्राथमिक घाटा कहें या प्राथमिक घाटा कहें, प्राइमरी डेफिसिट्स कहें, यह दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे पिछले क्वेश्चन में कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है, राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि स्टेटमेंट है कि 50,000 करोड़ क्या है, राजकोषीय घाटा है और उस देश की ब्याज देयताएं कितना है, यानी कि ब्याज भुगतान कितना है, 1500 करोड़ है। तो प्राथमिक घाटा कितना होगा यही निकालना है। तो प्राथमिक घाटा प्लस 1500 करोड़। अब जब प्राथमिक घाटा निकालना होगा तो क्या करेंगे,
50,000 करोड़ में से 1500 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 48,500 करोड़ आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या मिल जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि बजट से डायरेक्ट रूप में 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो बजट से सामान्यतः जो हम लोग अब तक देखते थे कि जो करंट बजट होता था या उस करंट बजट के पहले वाले फिनेंशियल ईयर का जो बजट होता था या इकोनॉमिक सर्वे होता था, उससे क्वेश्चन पूछने की परंपरा होती थी। लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया है कि बजट एक क्वेश्चन थ्योरी से पूछ दिया है, एक क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देखे हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये थ्योरी से है, बजट के थ्योरी से है, दूसरा फिर क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है इसी पर आधारित अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, और फिर तीसरा अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो ये इसी थ्योरी पर आधारित अर्थमेटिक्स क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो ये आयोग हमेशा अपना ट्रेंड चेंज करते रहता है। हम लोग हर तरह से हम लोग को तैयार होकर के रहना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हम लोग उसको कर ले। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत के 15वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 ईयर के अंतराल पे 5 साल के अंतराल पर एक 5 सदस्यीय वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा तथा 4 क्या होगा, अन्य सदस्य होगा। और इस वित्त आयोग का फंक्शन क्या होगा, वित्त आयोग का फंक्शन क्या होगा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो असंतुलन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो असंतुलन है तथा राज्य के बीच जो असंतुलन है, केंद्र तथा राज्य के बीच जो असंतुलन है, राजकोषीय असंतुलन है, तथा राज्य एवं राज्य के बीच जो राजकोषीय असंतुलन है, इसी असंतुलन को कम करने के लिए क्या करता है, संसाधनों के बंटवारा के संदर्भ में क्या करता है, सुझाव प्रदान करता है। संसाधनों के बंटवारा के संदर्भ में सुझाव प्रदान करता है, यही वित्त आयोग का फंक्शन होता है। अब केंद्र तथा राज्य के बीच जो असंतुलन है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि संविधान की जब बात करते हैं तो हम लोग जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करते हैं तो संवैधानिक रूप से राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार को राजकोषीय शक्ति ज़्यादा दिया गया है। इसी को लंबवत असंतुलन कहते हैं। उसी प्रकार जब हम संविधान की बात करते हैं तो राज्य एवं राज्य के बीच संविधान के द्वारा किसी भी प्रकार का सौतेलापन व्यवहार नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी हम जब पूरे भारतवर्ष में राज्यों की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ राज्य हैं आर्थिक विकास के मामले में संपन्न है या आर्थिक दृष्टिकोण से वो मजबूत है, और कुछ राज्य क्या हैं, पिछड़े हैं। तो राज्य के बीच जो असंतुलन है इसको कहेंगे क्षैतिजीय असंतुलन, और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो असंतुलन है इसको कहेंगे लंबवत असंतुलन। तो वित्त आयोग का जो भूमिका होता है इसी असंतुलन को कम करने का इसकी भूमिका होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, डाटा बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ये सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगा, लेकिन याद नहीं रहते हुए भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। और यूपीएससी ऐसा प्रयास करता है कि कोई भी क्वेश्चन वो जो देता है ये कोशिश करता है कि ऐसा कम से कम क्वेश्चन में 20% ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई भी आंसर को सही कर सकता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये कौन सा वित्त आयोग की बात की गई है, 15वें वित्त आयोग की। और जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि अब तक 15 वित्त आयोग का रिपोर्ट
15 वित्त आयोग का रिपोर्ट प्रकाशित हो चुका है और 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ है? अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर थे। तो हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सिफारिश किया था, सुझाव दिया था कि 100 रुपया में से 42 रुपया किसको दे देना है? राज्यों को दे देना है कि 42%। फिर जब 15वां वित्त आयोग जो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में बना था, इन्होंने सुझाव दिया है कि 100 रुपया में से 41 रुपया किनको दे देना है? राज्यों को दे देना है। जबकि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? 45%। तो इसी के आधार पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब सेकेंड गलत हो जाएगा तो जहाँ जहाँ सेकेंड है वो ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1, 3 और 4। आप लोगों से जैसा हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का जो भी इंफॉर्मेशन है, हर एक इंफॉर्मेशन जानेंगे तभी हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को आधार बना करके भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं कि जो IBRD की जो बात की गई है, IBRD, तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था और उस सेकेंड वर्ल्ड वार से जो देश तबाह हुए थे, उन देशों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से 2 संगठन बनाए गए थे। एक संगठन का नाम था IBRD और दूसरा नाम था IMF। और इस दोनों संगठन को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। तो ये जो दोनों संगठन है, इस दोनों संगठन का जो उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वार से जो तबाह हुए देश थे, उस देशों को पुनर्गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो IBRD के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करने का काम करता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है कि यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। और तीसरा दिया गया कि इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु सहायता की गई थी। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो क्या है, ये सही है। और आप लोग जैसा कि अभी जानते होंगे कि जो IBRD का गठन किया गया है, IBRD का जो गठन किया गया है, इसका उद्देश्य है विकासात्मक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जबकि जब IMF की बात करते हैं तो IMF की स्थापना क्यों की गई है? सदस्य देशों को वित्तीय संकट के समय क्या करना? मदद करना। तो अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि IMF में पाकिस्तान ने जाकर के अपना पक्ष रखा था कि हमको कुछ लोन चाहिए, और जैसा कि ने पाकिस्तान ने लोन सैंक्शन भी किया था। तो इसका ये दोनों का ये उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो RTGS और निफ्ट के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अब RTGS जैसे हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि जैसे हम RTGS करते हैं स्वतः वो क्या हो जाता है? उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसी प्रकार से आवक से देन लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।
तीसरा है आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। आरटीजीएस 24/7 काम करता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, और लिखा गया है कि उपयुक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वणिक भुगतान यानी कि इंटरनेशनल जो मर्चेंट पेमेंट करते हैं वो स्वीकार किए जाते हैं। तो भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात भी इसको स्वीकार करता है, फ्रांस भी करता है, सिंगापुर भी करता है, जर्मनी नहीं करता है और बांग्लादेश नहीं करता है। यह भी प्रत्यक्ष रूप से पेपर से उठाया गया न्यूज है, पेपर से डायरेक्ट ये न्यूज उठाया गया। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसा कि अभी ये काफी चर्चा में रहा है कि 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ परिवारों को सोलर एनर्जी के माध्यम से मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी। अब यहाँ पे कहा कि इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल लगाना है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये पूरे पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त योजना से संबंधित ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका लक्ष्य है क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। ये स्टेटमेंट तीनों क्या है, ये स्टेटमेंट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमी से यही सब कुछ क्वेश्चन रहे थे जिसमें हम लोगों ने भी विस्तार से चर्चा किया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग कोशिश करेंगे हम कि इकोनॉमी से संबंधित जो घटना चक्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्यतः यूपीएससी में का भी क्वेश्चन होता है, अदर पीसीएस का भी क्वेश्चन होता है, वो भी सीरीज हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। केवल थोड़ा सा कुछ समस्या हो रहा है, पीपीटी को लेकर के समस्या हो रहा है, जैसे वो खत्म समस्या होगा तो हम कंटिन्यू इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।